तो जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस में कि एक सी प्रोग्राम अगर हमें क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हमने बात की है कि अगर हमें कोई प्रोग्राम क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे वो हेडर फाइल जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर हमें printf काम में लेना है तो printf की इंफॉर्मेशन देने के लिए हेडर फाइल है stdio.h। इस तरीके से इंक्लूड कर लेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, वो फाइल का नेम है जो हमने प्रोवाइड किया एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। हैश है प्री प्रोसेसर कंपाइलर डायरेक्टिव, ये कहता है कि इसके आगे जो स्टेटमेंट गिवन है वो केवल कंपाइलेशन यूज के लिए, वो एग्जीक्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं है। हैश वाला ये जो स्टेटमेंट है ध्यान से देखें, इसके टर्मिनेशन के लिए कोई सेमीकोलन हमने प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि ये कंपाइलेशन के लिए टास्क गिवन है, ये एग्जीक्यूशन के लिए नहीं है। तो हैश के बाद प्रोवाइड किया इंक्लूड, तो हम किसी फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं। कौन सी फाइल को, वो नेम हमने प्रोवाइड कर रखा है stdio.h, तो हम इंक्लूड कर रहे हैं इस stdio.h हेडर फाइल को। और इससे हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली है। बेसिकली अभी के लिए हम बात कर रहे हैं तो printf scanf जो हम काम में लेना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन इस हेडर फाइल ने प्रोवाइड कर दी। और हम इसके बाद जो प्रोवाइड कर रहे थे एक और हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे थे, बट अगर उसकी जरूरत नहीं लग रही तो अभी थोड़ी देर के लिए हम इंक्लूड नहीं करते हैं। हम उसके बाद जो प्रोवाइड कर रहे थे डायरेक्ट उसकी बात करते हैं। ये मेन फंक्शन है, यहाँ पे हम वो वर्किंग प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं। अब पहले एक बार मेन फंक्शन को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो मेन फंक्शन है क्या चीज, तो एक कहानी की तरह अगर समझे हम ये फंक्शन के एग्जीक्यूशन ऑर्डर को एक कहानी की तरह। कैसे, जैसे सपोज करो कोई पर्सन है, उसके पास एक फंक्शन का बुलावा आता है। फंक्शन है सपोज आगरा में, तो कहाँ जाएगा, मथुरा नहीं, जहां बुलावा है वहीं तो जाएगा। तो हम यहाँ प्रोग्रामिंग के एग्जीक्यूशन ऑर्डर को थोड़ा समझ रहे हैं। जिस भी फंक्शन का बुलावा आता है उस पर्टिकुलर फंक्शन पे पहुंच जाता है। अगर फंक्शन आगरा में है तो आगरा पहुंच जाएगा, आगरा का फंक्शन कंप्लीट तो लौट के आ जाएगा। होपफुली यहाँ तक आइडिया लग रहा होगा थोड़ा बहुत। वापस से इस चीज को समझते हैं जो हम आगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आगे, कि फंक्शन का बुलावा है पर्सन के पास, सपोज दिल्ली के एक फंक्शन का, तो गया दिल्ली, दिल्ली का फंक्शन अटेंड कर रहा था, बीच में बुलावा आ गया सपोज नोएडा के फंक्शन का, तो बीच में चला गया नोएडा, नोएडा का फंक्शन कंप्लीट तो लौट के कहाँ जाएगा, दिल्ली जहां से गया था। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑर्डर के लिए समझ रहे हैं। एग्जीक्यूशन ऑर्डर कुछ ऐसा कि जहां से जाएगा वहीं पे वापस आएगा। जिस भी फंक्शन की जरूरत होगी उस फंक्शन पे जाता है, वर्क परफॉर्म करके वापस आता है। एक बार वापस कहानी की तरह अगर हम समझें, उस पर्सन का बुलावा, जो पर्सन हो सकता है यहीं जयपुर में कहीं था, उस पर्सन के पास बुलावा आया सपोज चंडीगढ़ के फंक्शन का, पहुंच गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ का फंक्शन अटेंड कर रहा था, बीच में बुलावा आ गया बेंगलोर के फंक्शन का, पहुंच गया बेंगलोर, बेंगलोर का फंक्शन अटेंड कर रहा था, बीच में बुलावा आ गया हैदराबाद के फंक्शन का, पहुंच गया हैदराबाद, हैदराबाद का फंक्शन कंप्लीट लौट के जाएगा कहाँ, बेंगलोर जहां से गया था, बेंगलोर का कंप्लीट तो लौट के जाएगा चंडीगढ़ जहां से गया था, और चंडीगढ़ का कंप्लीट तो लौट के आएगा जयपुर जहां से गया था, और जयपुर उसका सबसे पहला फंक्शन है। ये भी अगर कंप्लीट तो दुनिया से बाहर। सिंपल मैनर में हम कहानी की तरह अगर समझें तो अगर सबसे पहला फंक्शन भी अगर खत्म हो जाता है तो प्रोग्राम खत्म। हमारे प्रोग्राम में इस तरीके से, जैसे हमने ये मेन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए लिखा है, इस तरीके से हम बहुत से फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और ये मेन फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, इसे हम डिफाइन कर रहे हैं, इसकी वर्किंग हम दे रहे हैं कि इसमें हमें क्या करना है, सम ऑफ टू नंबर्स करना है या एवरेज ऑफ टू नंबर्स करना है या क्या करना है, वो वर्किंग हम प्रोवाइड करते हैं मेन फंक्शन की। बस बात इतनी सी, यहाँ पे फंक्शंस ये जो हम प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके के बहुत से फंक्शंस दिए जा सकते हैं अलग अलग नाम के। जैसे सपोज करो एक फंक्शन यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया, इसका नाम है f1, ये फंक्शन प्रोवाइड किया गया इसका नाम है f2, और ये जो प्रोवाइड किया गया इसका नाम है f3। केवल अभी समझने के लिए हम थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं, अदरवाइज फंक्शन हम डिटेल में बाद में समझेंगे, बट अभी के लिए इस तरीके से हमने बहुत सारे फंक्शन डिफाइन कर दिए। सपोज अभी जैसे ये 3 है, हो सकता है कभी आपको जरूरत है, आपने एक प्रोग्राम में 10 फंक्शन डिफाइन कर दिए। और अभी थोड़ी देर पहले फंक्शन के एग्जीक्यूशन के ऑर्डर की बात की थी कि एग्जीक्यूशन अचानक से जंप कर जाता है, एक फंक्शन से दूसरे पे भाग जाता है अगर उसे कॉल कर दिया तो, और अचानक से इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है। तो इस केस में
इन फंक्शंस को डिफाइन करने का ऑर्डर भले ही कुछ भी हो, कोई डिफरेंस नहीं आता है। चाहे पहले फंक्शन 1 डिफाइन किया, चाहे 2 डिफाइन किया, चाहे 3 डिफाइन किया, इन तीनों फंक्शंस का ऑर्डर कुछ भी हो सकता था। 3 फंक्शन के ये स्कोप प्रोवाइडेड है। अब बात आती है यहाँ फंक्शन का अगर ऑर्डर कुछ भी हो तो हम काम की शुरुआत कैसे करें। जैसे वो जो इंसान था जिसके पास बुलावा आ रहा था अलग अलग फंक्शन का, स्टार्टिंग में तो कहीं पे वो हो तभी तो बुलावा आएगा, और वो स्टार्टिंग में कहाँ पे हो उसे बताने के लिए फंक्शन का नेम देना होता है, वो है मेन। अगर हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन का मेन दे दिया तो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन से स्टार्ट होगा। अगर हमने इसका नहीं, हमने सपोज इस पर्टिकुलर फंक्शन का मेन दे दिया, इसका नेम दे दिया हमने मेन, तो इस केस में यहाँ से काम की शुरुआत होगी। तो पूरे प्रोग्राम में फंक्शन आप कितने भी डिफाइन कर सकते हैं, आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन पूरे प्रोग्राम में एग्जैक्टली एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए मेन, जहां से काम की शुरुआत करनी है। कि काम की शुरुआत कहां से करनी है, उस फंक्शन का नाम है मेन। अभी के लिए हम बाकी कोई फंक्शन डिफाइन कर ही नहीं रहे, एक अकेला ही फंक्शन डिफाइन किया, तो इसी का नाम हमने दे दिया मेन। क्योंकि बात ऐसी है, प्रोग्राम हम बना रहे हैं लेकिन इसे परफॉर्म करवाएगा कोई कंपाइलर या ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कंपाइलर की हेल्प से अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कंपाइलर हमें हेल्प करेगा, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करेगा। और उनके पास वर्किंग जो डिफाइंड है कि किसी भी प्रोग्राम को अगर परफॉर्म करना है, सी प्रोग्रामिंग का ही नहीं, सी का, सी प्लस प्लस का, जावा का, किसी भी प्रोग्रामिंग का, या हम कहें किसी भी एप्लीकेशन की अगर स्टार्टिंग करनी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से स्टार्टिंग करता है, वहां जहां मेन फंक्शन प्रोवाइडेड है। एक तरीके से सबसे पहला एग्जीक्यूट होने वाला फंक्शन जो है वो है मेन, जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इसका बुलावा खुद आता है प्रोग्राम स्टार्ट करते ही, और ये खत्म मतलब प्रोग्राम खत्म हो जाता है, क्योंकि यही हमारा पहला फंक्शन है। लौट के अगर इसी को हमने खत्म कर दिया तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। यहां साथ में जो प्रोवाइड किया गया है मेन से पहले, इसका क्या सिग्निफिकेंस है उसके लिए भी अगर हम कहें, ये जो हमने लिखा है ना वॉइड, ये एक्चुअली में है रिटर्न टाइप। वर्ड ऐसे हमने लिख दिया रिटर्न टाइप। वैसे तो हम फंक्शन डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब आगे भी बात करेंगे, बट अभी यहाँ जो भी लिखा जाता है वो क्या चीज है, फंक्शन से जो हम रिटर्न करना चाहते हैं ना, उसे किस टाइप में स्टोर कर सकते हैं, उसका टाइप, किस टाइप के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, वो टाइप यहाँ पे बता दिया जाता है। अगर हम फंक्शन से रिटर्न कर रहे होते, सपोज ये 0 0 एक इंटीजर वैल्यू है, तो इस केस में इसका रिटर्न टाइप क्या होता, इंट। अगर हम रिटर्न कर रहे होते यहां से सपोज कोई कैरेक्टर कांस्टेंट, तो इस पर्टिकुलर का रिटर्न टाइप क्या होता, कैर, CHAR, कैरेक्टर। हमने अलग अलग टाइप, डेटा टाइप की बात किया, हमने अलग अलग कांस्टेंट की बात की है, तो जैसी वैल्यू रिटर्न करवानी है उसके रेस्पेक्टिवली रिटर्न टाइप होगा। अगर हम यहाँ से रिटर्न करवा रहे होते सपोज 56, तो इसका टाइप होता है यहाँ पे इंट। 56 कैसा है, एक इंटीजर टाइप का, तो रिटर्न टाइप होता है इंट। और यहाँ पे बात आती है रिटर्न का सिग्निफिकेंस क्या है। तो बात ऐसी, जैसे अगर हम कोई और फंक्शन, मेन फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन के लिए अगर सोचें, जैसे हमने फंक्शन डिफाइन किया होता है सम ऑफ टू नंबर्स का एक अलग फंक्शन, जिसमें क्या करते हैं, दो वैल्यू भेजते हैं, उनका एडिशन वो रिटर्न कर देता है। तो उस केस में वो क्या रिटर्न कर रहा है, दो इंटीजर वैल्यू भेजी तो एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो उसका रिटर्न टाइप रखते हैं इंट। बात ऐसी है, फंक्शन एक तरीके से एक वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम कंसिडर करें कि कोई छोटा बच्चा है, वो अभी अभी कुछ सीख के आया है, सपोज वो सीख के आया है क्या, वो मल्टीप्लाई करना सीख के आया है, और आप चाहते हो उसकी हेल्प लेना, आप दो वैल्यू दे देते हो, आपने दे दिया 15 और 7, वो 15 और 7 का मल्टीप्लीकेशन करके रिजल्ट आके आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है उसके रेस्पेक्टिवली होता है यहाँ पे रिटर्न टाइप। या कहानी की तरह अगर हम समझे, जो हम कह रहे थे कि फंक्शन का बुलावा आया तो वहां पे जाता है, और लौट के आते टाइम जो रिटर्न गिफ्ट लेके आ सकता है उसका टाइप बताने का तरीका होता है यहाँ, रिटर्न गिफ्ट का टाइप यहाँ पे बताया जा सकता है फंक्शन के लिए। और यहाँ पे हमने एक डेटा टाइप प्रोवाइड किया था, जिसे हमने डेटा टाइप डिस्कस करते टाइम नोट नहीं किया था जानबूझ के। हमने जो डेटा टाइप डिस्कस किए थे, एक बार वो अगर आप सभी को थोड़ा बहुत ध्यान हो
तो हमने डेटा टाइप जो डिस्कस किए थे वो थे हमारे पास इंटीजर कैटेगरी के, रियल और फ्लोटिंग कैटेगरी के और कैरेक्टर कैटेगरी का। बट हमने वॉइड कोई डेटा टाइप नहीं देखा था। अब आप जहां पे भी आपने वो डेटा टाइप नोट कर रखे हैं उनके साथ चाहे तो वॉइड को भी नोट कर लें। वॉइड क्या है? तो वॉइड है एक ऐसा डेटा टाइप जो कहता है डेटा का कोई टाइप ही नहीं है। वापस बोलते हैं, वॉइड एक ऐसा डेटा टाइप है जो कहता है डेटा का कोई टाइप ही नहीं है, हमें कुछ रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं लग रही है। अभी जब हम फंक्शन डिटेल में देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि रिटर्न का सेंस क्या है। बट अभी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमें कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं लग रही। तो इस केस में हम इसका रिटर्न टाइप दे रहे हैं वॉइड, जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसे टाइप को जो कह रहा है कि टाइप ही नहीं है। टाइपलेस टाइप इज कॉल्ड वॉइड। वॉइड एक कीवर्ड अवेलेबल है सी प्रोग्रामिंग में। तो जहां पे हमने नोट किए थे इंटीजर कैटेगरी के, रियल और फ्लोटिंग कैटेगरी के और कैरेक्टर कैटेगरी के डेटा टाइप, उन्हीं के साथ आप वॉइड को भी एक अलग से नोट कर सकते हैं। वॉइड टाइपलेस टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसा डेटा टाइप जो कहता है कि कोई टाइप ही नहीं है, वो है वॉइड। कोई स्पेसिफिक टाइप अगर हमें नहीं बताना उसके लिए काम में लेंगे वॉइड। और यहाँ पे बात ऐसी कि हम जब मेन फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग की अप्रोच में, तो हम यहाँ पे मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप दे रहे हैं वॉइड, क्योंकि हमें मेन फंक्शन से कुछ भी कहीं और मेमोरी पर रिटर्न नहीं करना। हमें जो करना है वो कुछ कैलकुलेशन करनी है, प्रिंट करना है, प्रिंट कर देंगे। हमें कुछ रिटर्न करने की अभी जरूरत लग ही नहीं रही तो हम रिटर्न नहीं करेंगे। हम फंक्शन जब डिटेल में देखेंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि रिटर्न का क्या सिग्निफिकेंस आता है। जैसे मल्टीप्लाई करने गए तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ जाए, एडिशन करने गए तो एडिशन का रिजल्ट आ जाए, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने गए तो फैक्टोरियल का रिजल्ट आ जाए। एक वर्किंग पे जाके वहां से बस वैल्यू लौटा के प्रोग्राम में ही किसी दूसरी जगह पे लेके आने की अप्रोच। प्रोग्राम में ही एक जगह कैलकुलेशन हुई कहीं पे और दूसरी जगह वो वैल्यू लेके आने की अप्रोच हो सकती है रिटर्न करना। तो वो हम डिटेल में आगे जब फंक्शन देखेंगे तब आपको बेटर आइडिया लगेगा। बट अभी के लिए अगर हम कहें तो जब सी प्रोग्रामिंग आई थी, कब आई थी सी प्रोग्रामिंग? 1972 डेनिस रिची ने क्रिएट किया था। उस वक्त ये कॉन्सेप्ट सोचा गया कि यहाँ पे मेन फंक्शन तो सबसे पहला फंक्शन है, इसे तो कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है। और रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। अगर रिटर्न कर रहे होते सपोज 56 तो इंटीजर देते। अगर हम रिटर्न कर रहे होते हैं 56 तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं, तो रिटर्न टाइप देते हैं इंट। जबकि उस वक्त जब ये सी प्रोग्रामिंग क्रिएट हुई उस वक्त सोचा गया कि सी प्रोग्रामिंग में ये जो मेन फंक्शन है उसके लिए सोचा गया कि इसे कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सबसे पहला फंक्शन है। एक बार समझे कहानी की तरह ही, फंक्शन का बुलावा आया, चला जाता है, लौट के आते टाइम रिटर्न गिफ्ट लेके आ सकता है। लेकिन जब दुनिया से ही वापस जा रहा है तब थोड़ी कुछ लेके जाएगा, खाली आके जाएगा वहां। तो वो सिग्निफिकेंस यहाँ रखा गया वॉइड मेन का, कि जब प्रोग्राम से ही बाहर भाग रहा है तो रिटर्न कुछ भी नहीं करवाना चाहते, ये अप्रोच रखी गई थी। लेकिन आप सभी एक चीज और जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग के बाद भी बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई है, जैसे सी का ही इंक्रीमेंट कंसीडर होता है सी प्लस प्लस। सी के बाद आई है सी प्लस प्लस, और उस वक्त कहा गया कि नहीं, मेन फंक्शन को भी ऐसे नहीं देना चाहिए, उसकी भी अप्रोच कुछ ऐसी रखनी चाहिए, इंट रिटर्न टाइप दो और लास्ट में रिटर्न कर दो 0। ये केवल एक अप्रोच के लिए कहा गया, अदरवाइज हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। हमारे लिए वो वॉइड मेन जो था रिटर्न 0 करने पे ये इंट रिटर्न टाइप दे दिया वॉइड की जगह। ये केवल एक अप्रोच रखी गई। अप्रोच क्यों? क्योंकि अगर आप सभी जानते हैं एक छोटी सी चीज कि जब भी आप सिस्टम पे वर्क करते हैं आपकी हिस्ट्री मेंटेन की जाती है आपके सिस्टम पे। आप अगर कभी ब्राउजर विजिट करते हैं, ब्राउजर में जो भी वेबसाइट विजिट करते हैं आपने नोटिस किया ही होगा हिस्ट्री होती है कहीं ना कहीं। आप अगर किसी फोल्डर किसी फाइल को विजिट करते हैं तो रिसेंट फाइल्स का एक ऑप्शन आ जाता है। आपके ही बेटर यूज के लिए हिस्ट्री मेंटेन करती है हर एक एप्लीकेशन, ज्यादातर एप्लीकेशन, हर एक ना कह के कहते हैं, ज्यादातर एप्लीकेशन हिस्ट्री मेंटेन करती है। सिमिलर मैनर में कंपाइलर भी मेंटेन करता है, और वो क्या मेंटेन करता है कि आपका जो प्रोग्राम चला कब चला था, कब एग्जीक्यूट हुआ था, और फाइनली उससे रिटर्न वैल्यू क्या आई। ये रिटर्न 0 का जो सिग्निफिकेंस रखा गया वो कुछ इस तरीके का
कि कोई प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम का कोड लिखो, नहीं तो 0 कह दो। प्रोग्राम आप जो परफॉर्म कर रहे थे, अगर किसी रीजन से बिना सॉल्यूशन मिले बीच में ही आपको रिटर्न होना पड़ रहा, तब तो आप रिटर्न लिख दोगे 1 या 2 या 3। लेकिन अगर आपको लगता है प्रोग्राम पूरा ठीक ठाक चला, तो एकदम लास्ट में जाके आप रिटर्न कर रहे हैं 0, जिससे अगर यहां तक पहुंचा तो फाइनली लौट के जाएगी वैल्यू 0। बीच में ही कहीं से लौट के अगर गया किसी भी रीजन से, तो गार्बेज वैल्यू भेज रहे होंगे, तो गार्बेज वैल्यू के केस में वहां नॉन जीरो होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ओवरऑल ये जो अभी हमने कहानी कही है ना मेन फंक्शन की, वापस से एक चीज कहेंगे, ये भी आप एक तरीके से अभी के लिए एक फॉर्मेट की तरह कंसिडर कर सकते हैं, जहां पे मेन फंक्शन वॉइड भी दिया जा सकता है और इंटीजर रिटर्न टाइप के साथ भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप जिस कंपाइलर की हेल्प से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक तरीके से दुनिया में जो लेके आता है वही कहे कि लौट के मेरे पास एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि सब ठीक ठाक रहा या किसी प्रॉब्लम के कारण अचानक से आ गए सब हो जैसा, तो फाइनली उसे बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ कंपाइलर की हेल्प से हम इसे एग्जीक्यूट अगर कर रहे हैं और किसी कंपाइलर में अगर बाउंडेशन दे दी गई, क्योंकि C++ आने के बाद कंपाइलर अपडेट हुए बहुत सारे, ज्यादातर कंपाइलर कॉमन ही है C++ के लिए, और किसी कंपाइलर में अगर बाउंडेशन दे दी गई कि मेन फंक्शन वॉइड हो ही नहीं सकता, उसे तो इंट होना चाहिए, तो बिल्कुल हम इस तरीके का सिंटैक्स प्रोवाइड करेंगे। तो आप जिस भी कंपाइलर पे वर्क कर रहे हैं, अगर वहां पे वॉइड मेन वर्क नहीं कर रहा है बाय एनी चांस, तो आप इस तरीके का सिंटैक्स काम में लेके देख सकते हैं। अदरवाइज सी प्रोग्रामिंग के टाइम जो अप्रोच कही गई थी वो अप्रोच थी कुछ ऐसी, वॉइड मेन। और इसमें हम क्या काम कर रहे थे उस पर अगर हम आए, तो हम जैसे यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे प्रिंटफ, और यहाँ पे हमने कोई भी मैसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, जैसे ऐसा अगर हमने प्रोवाइड कर दिया कि स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसकी इंफॉर्मेशन stdio.h दे रहा है, तो सब ठीक ठाक है, ये प्रोग्राम चल जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, अगर हम सेव कर लेते हैं पहले एक बार, हमने सेव किया इसे जैसे .c एक्सटेंशन के साथ यहाँ सेव कर दिया गया है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो फाइनली आउटपुट आ रहा है। और ध्यान से देखें, आउटपुट आने के साथ कंपाइलर जो अपनी तरफ से मैसेज देता था ना, वो मैसेज भी आ रहा है। यहाँ पे ये जो मैसेज दे रहा है, इसमें रिटर्न वैल्यू भी लिखी आ रही है कि रिटर्न वैल्यू कौन सी, हमने स्पेसिफाई नहीं की, तो कंपाइलर खुद ही अपनी तरफ से कोई गार्बेज वैल्यू कंसीडर कर रहा है। इसी सेम प्रोग्राम को अगर फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, तो केवल चांस की बात है यहाँ पे सेम वैल्यू आना, ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है। ये जो मैसेज है ये हमने प्रोवाइड नहीं किया, हम जब कंपाइलर की हेल्प से इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब ये वर्क कर रहा है इस तरीके का कि एक्स्ट्रा मैसेज प्रोवाइड कर रहा है इस डेवसी कंपाइलर पे, बाकी सभी कंपाइलर्स पे नहीं। जिस कंपाइलर में जैसा डिफाइंड है वैसा वर्क करेगा। मतलब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइलर भी अपनी तरफ से कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, और वो ऐसा मैसेज दे रहा था। लेकिन एक चीज ध्यान देने की, ये जो मैसेज आ रहा था ये कब आ रहा है, जब हम यहाँ कंपाइलर की हेल्प से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अगर हम इसी सेम प्रोग्राम को, इसकी .exe फाइल जो क्रिएट हुई है, अभी हमने ये जो प्रोग्राम कंपाइल किया ना P5 वाला, सॉरी P6 वाला, यही था अभी वाला प्रोग्राम हमारा P6 वाला। ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम जैसे ही कंपाइल करते हैं, इसकी ये एप्लीकेशन फाइल क्रिएट हो जाती है, p6.exe फाइल क्रिएट हो जाती है। एक बार हम इसे डिलीट कर देते हैं, जैसे आपको वापस ये विजिबल करवाने के लिए कि P6 नाम की ये फाइल अवेलेबल है यहाँ पे, P6 की एक C सोर्स फाइल अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने इस प्रोग्राम को जैसे ही कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करते ही क्या हुआ, यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट हो गई P6 एप्लीकेशन फाइल। ये होता है फाइनली वो सॉल्यूशन जिसे हम एक प्रोजेक्ट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी यूजर के पास ले जा सकते हैं। कॉपी किया यहाँ से और लेके चलेगा, यूजर क्या करेगा, डायरेक्ट इस पर डबल क्लिक करेगा और ये परफॉर्म होगा। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो ये परफॉर्म कैसा हुआ, वापस से ध्यान से देखें, ये परफॉर्म होता है, लेकिन हम रिजल्ट देख पाए उससे पहले तो वो बंद भी हो जाता है। सिस्टम की स्पीड इतनी तेज है कि हम देख भी नहीं पाए कि क्या सॉल्यूशन आया, उस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आया। एक बार वापस यहाँ पे नोटिस करें, जैसे ये P4 वाला हमने प्रोग्राम दिया था, थोड़ा जूम कर देते हैं, इसका साइज इंक्रीज करके विजिबल करवा देते हैं।
तो जैसे हमने ये प्रोग्राम प्रोवाइड किया था वेलकम इन आवर प्रोग्राम को, ये एग्जाम्पल हमने देखा था जहाँ पे हम 2 वैल्यूज देते हैं और उनका एडिशन होकर हमारे सामने आ जाता है। ये रुक रहा था क्योंकि हमने वहां पर गेट सी एच एक प्री डिफाइंड फंक्शन काम में ले रखा था, तो उसका काम है एक कैरेक्टर रीड करना और कीबोर्ड से हम कैरेक्टर दे ही नहीं रहे, तो मजबूरी में वो रुका हुआ था। जबकि अगर वो गेट सी एच जैसी चीज हमने नहीं दे रखी तो क्या होता, तो ये P4 वाला जो हमारा प्रोग्राम है उसी प्रोग्राम में, ये जैसा भी हमारे पास ये प्रोग्राम अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम एक बार इस गेट सी एच को हटाते हैं। और गेट सी एच अगर हटा दिया तो इसकी इंफॉर्मेशन देने वाली हेडर फाइल की भी अभी जरूरत नहीं लग रही, क्योंकि प्रिंटफ है, स्कैनफ है, प्रिंटफ है, कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसकी इंफॉर्मेशन conio.h हेडर फाइल से दें, तो उस हेडर फाइल को भी हटा दिया। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एक बार यहाँ ध्यान से देखें, P4 वाली ये जो फाइल थी एप्लीकेशन फाइल हमारे पास, इस फाइल को हमने कर दिया डिलीट। एक बार वापस हम अपने इस P4 वाले प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो वापस एप्लीकेशन फाइल क्रिएट होगी, इसकी कंपाइल किया, एप्लीकेशन फाइल क्रिएट हुई जिसमें गेट सी एच का वर्क नहीं है। और गेट सी एच का वर्क अगर नहीं है तो एक बार समझें, इस पर्टिकुलर को जब हम डबल क्लिक करते हैं कि बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसा अभी थोड़ी देर पहले था। हम वैल्यू देते हैं 56, ये अभी क्या काम कर रहा है, स्कैनफ से रीड करने का काम, और रीड तभी कर पाएगा जब यूजर वैल्यू देगा, अदरवाइज तो करेगा नहीं। हम 56 देते हैं, हम यहाँ पे 24 दे के अब एंटर प्रेस करने वाले हैं, तो ये भी रीड हो जाएगा। और इसके रीड होने के बाद प्रोग्राम में काम क्या क्या बचा हुआ है वो भी एक बार देख लें। रीड होने के बाद इसे कैलकुलेशन करनी है, रिजल्ट प्रिंट करना है और प्रोग्राम खत्म। प्रोग्राम खत्म तो मतलब जैसे ही ये रिजल्ट प्रिंट करेगा तुरंत ही ये क्लोज भी हो जाएगा, ये जो कंसोल है ये क्लोज भी हो जाएगी तुरंत ही रिजल्ट प्रिंट करने के साथ साथ। अब हमारी स्पीड या तो रजनीकांत वाली हो कि हम बीच में वो रिजल्ट देख पाए, जैसे हम एंटर प्रेस कर रहे हैं अब, ओके ध्यान से देखें आप सभी, तो एंटर प्रेस के हम रिजल्ट देख पाते, उससे पहले ही वो भाग गया। या तो हमारी स्पीड वो रजनीकांत वाली हो कि हम बीच में देख लें कि क्या चीज़ थी, अच्छी सी स्पीड हो, या फिर हमने उस कंपाइलर को किसी तरीके से बिजी कर दिया। बिजी करने का एक सिंपल सा तरीका हो सकता है, उसे रीड वाला कुछ काम दे दिया, और वो काम स्कैनफ भी हो सकता है, गेट सी एच भी हो सकता है, या कोई और प्री डिफाइंड फंक्शन भी हो सकता है जिसकी हेल्प से हम यूजर से इनपुट लेते हैं। गेट सी एच का वर्क क्या है उसे ध्यान से सुनना एंड समझना। गेट कैरेक्टर, और कैरेक्टर कब मिलेगा, जब कीबोर्ड से यूजर कोई कैरेक्टर देगा तभी तो मिलेगा। यूजर जब 2 वैल्यू देता है, वैल्यू देने के बाद वो रुका रहता है, अगर वैल्यू देने के बाद रुका रहता है, कीबोर्ड पे हाथ भी नहीं लगा रहा, तो अपने आप तो कोई कैरेक्टर मिलेगा नहीं, और उस केस में वो रुका रहेगा मजबूरी में। ये कुछ वैसी चीज है जैसे सपोज करो कहानी की तरह अगर हम समझें, हम यहाँ गेट सी एच क्यों दे रहे हैं उस चीज को, अच्छा गेट सी एच दे रहे हैं तो उसकी हेडर फाइल, उसकी इंफॉर्मेशन देने वाली हेडर फाइल तो इंक्लूड कर ही देंगे conio.h। प्रिंटफ स्कैनफ की इंफॉर्मेशन दे रही है वो हेडर फाइल stdio.h, गेट सी एच की इंफॉर्मेशन दे रही है हेडर फाइल conio.h, हमने इंक्लूड कर लिया है। और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं गेट सी एच के वर्क को, गेट सी एच देना कंपलसरी नहीं है, हमें अगर लॉजिकली यूजफुल लग रहा है कहीं पे तो हम काम में ले सकते हैं, हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। गेट सी एच का अगर कोई काम पूछे कि गेट सी एच का काम क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना गेट सी एच का काम है गेट कैरेक्टर, एक कैरेक्टर रीड करना। बस बात इतनी सी, हम ये गेट सी एच यहाँ पे क्यों देना, हमें तो कोई कैरेक्टर रीड करना नहीं था। तो बात ऐसी जैसे सपोज करो एक कहानी की तरह, आपका कोई फ्रेंड है वो एक शॉप से कुछ सामान लेके जाना चाहता है लेकिन बहुत दूर से आने वाला है, और शॉपकीपर शॉप बंद करके जाने वाला है, तो आप क्या करोगे कि वो सामान ले जा सके आपका फ्रेंड। एक सिंपल सा तरीका हो सकता है, आप पहुंच जाओगे उस दुकान पर, आप कहते हो कि कुछ सामान चाहिए, शॉपकीपर पूछेगा क्या चाहिए, आप कहोगे अभी बताते हैं रुको, वो रुका रहेगा, फिर फाइनली वो थोड़ी सी देर रुका रह जाएगा, इतने आपका फ्रेंड आएगा और आपका काम हो जाएगा। तो वहां पे समझे आपने क्या किया, वहां पे आप पहुंच गए, कुछ ऐसा शॉपकीपर के पास पहुंच के क्या कह रहे हो कि कुछ चाहिए, क्या चाहिए वो बताए नहीं। सिमिलर मैनर में यहाँ पे समझे गेट सी एच एक एक्स्ट्रा काम दिया गया, क्या काम, कैरेक्टर रीड करना है। कौन सा कैरेक्टर, यूजर दे ही नहीं रहा, और यूजर अगर कैरेक्टर नहीं देगा तो प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, और प्रोग्राम खत्म नहीं होगा तो आउटपुट जो प्रिंट हुआ है वो विजिबल रहेगा। तो अब ये जो अब हमने प्रोवाइड कर दिया इस पर्टिकुलर को अगर हम करते हैं कंपाइल, एंड अब अगर हम इसकी एप्लीकेशन फाइल को करते हैं एग्जीक्यूट, इसी फाइल इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ दिया 56 एंड 12,
और जैसे ही एंटर प्रेस कर रहे हैं तो ध्यान से देखें ये आउटपुट आ गया और अब ये रुका हुआ है। और कब तक रुका हुआ है? कुछ पर्टिकुलर टाइम तक नहीं है, ये अगर आप 2 घंटे क्या 5 घंटे भी छोड़ दो ये रुका हुआ रहेगा। रीजन, ये रुका हुआ एक कैरेक्टर रीड करने के लिए, और अगर हम कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर देंगे ही नहीं तो उसे वो कैरेक्टर मिलेगा ही नहीं। और एक चीज और यहाँ पे कहना चाहेंगे, कैरेक्टर का मतलब अगर कोई गलती से अल्फाबेट सोच रहा हो तो वो नहीं है। कीबोर्ड में जितनी भी कीज हैं मैक्सिमम कीज के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई कैरेक्टर कंसीडर होता है। ABCD वाले अल्फाबेट वाले कैरेक्टर्स भी हैं तो 1 2 3 4 वाले कैरेक्टर भी पॉसिबल है। स्पेस भी एक कैरेक्टर है तो एंटर भी एक कैरेक्टर है, एस्केप भी एक कैरेक्टर है। तो कीबोर्ड में जितनी भी कीज है मैक्सिमम कीज के रेस्पेक्टिवली कोई कैरेक्टर अवेलेबल है, लेकिन कुछ सपोर्टिंग कीज होती हैं जैसे शिफ्ट। अगर आप ए प्रेस करते हो तो स्मॉल ए होता है, शिफ्ट के साथ प्रेस करते हो तो कैपिटल ए होता है। मतलब वो किसी और को मैनिपुलेट करवा रहा है, वो खुद कैरेक्टर नहीं है। तो अगर यहाँ पे आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये रुका हुआ रहेगा। कैप्स लॉक प्रेस करोगे तो भी रुका हुआ रहेगा। लेकिन कीबोर्ड में जो मैक्सिमम कीज अवेलेबल है उनके रेस्पेक्टिवली जो कैरेक्टर अवेलेबल है वो मिलते ही अपने आप को कंप्लीट कंसीडर कर लेगा। अब हमें क्या करना है, गेट ch के लिए एक कैरेक्टर देना है, तब ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और आगे कुछ और नहीं है। तो मेन फंक्शन खत्म, मतलब वो प्रोग्राम की दुनिया खत्म, प्रोग्राम कंप्लीट। ठीक, और कैरेक्टर कौन सा दें यहाँ पे? तो यहाँ पे आप कैरेक्टर कोई सा भी दे सकते हो जो कैरेक्टर की तरह कंसीडर होता हो। चाहे ABCD वाले कोई अल्फाबेट दे दो, या 1 2 3 4 दे दो, या स्पेस दे दो, एंटर दे दो, एस्केप प्रेस कर दो, कोई सा भी कैरेक्टर जिसकी भी आज की वैल्यू अवेलेबल है कैरेक्टर की तरह जो ट्रीट हो सकता है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कीवर्ड आप कीज प्रेस करके ट्राई करके देख सकते हो कि वो कैरेक्टर की तरह कंसिडर हो रहा है या नहीं। जैसे हमने यहाँ पे कोई अल्फाबेट वाला कैरेक्टर प्रेस कर दिया था, वो टर्मिनेट हो गया। पता चलती है यहाँ तक बात? तो यहाँ तक की बात अभी तक जो हमने कही है आज की क्लास से पहले तक और अभी आज की क्लास में भी यहाँ तक, वो पूरा आप अगर आपको कुछ आइडिया लगा तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं कुछ भी डाउट चल रहा है ना तो अपनी प्रोग्रामिंग को रोकना नहीं किसी कंफ्यूजन में, ये कंसीडर करना कि वो एक फॉर्मेट की तरह, अभी ऐसा भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि पहले प्रोग्रामिंग को थोड़ा ग्रो होने दें, थोड़ा डेवलप होने दें, फिर उसके बाद आपको ये चीज़ें बेटर समझ में आने लग जाएंगी खुद। अभी हम यहाँ पे जैसे ये प्रोवाइड करना चाहते थे गेट ch, तो उसके लिए हमने ये दे दिया conio.h और यहाँ दे दिया गेट ch। इस केस में जब हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं और अब यहाँ पे जाके इस पर्टिकुलर फाइल पे डबल क्लिक करते हैं तो ये हमें आउटपुट विजिबल हो रहा है, भले ही साइज जो भी हो बट आउटपुट विजिबल हो रहा है हमें, जो हमने मैसेज दे रखा है वैसा मैसेज। ठीक, जबकि थोड़ी देर पहले ये आके चला भी जाता था, हमें पता ही नहीं चल रहा था, राइट। तो गेट ch का यूज गेट कैरेक्टर वाला है। कैसे उस कैरेक्टर को आगे काम में ले सकते हैं उसके लिए एग्जाम्पल हम बाद में देख लेंगे, बट अभी इस तरीके का हम गेट ch लास्ट में प्रोवाइड करते चल रहे हैं। अगर आपको यूजफुल लगे तो प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ के साथ अब एक चीज और बता रहे हैं, हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में, और प्रोग्राम को किसी कंपाइलर की हेल्प से कन्वर्ट करेंगे मशीन कोड में। और ये जो हम प्री डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहे हैं ये कंपाइलर के पास अवेलेबल है, राइट। बट कंपाइलर अलग अलग कंपनीज के अलग अलग अवेलेबल है। प्रिंटफ स्कैन है वो जेनरिक फंक्शन अवेलेबल है जो ज्यादातर कंपनी के कंपाइलर्स में आपको दिखेगा। ज्यादातर क्या, ऑलमोस्ट 100 ही हम कहते हैं, 100% कंपाइलर्स में आपको दिखेगा। लेकिन गेट ch ऐसा फंक्शन नहीं है। अगर किसी पर्टिकुलर कंपाइलर पे गेट ch को लेके एरर आ जाए कि ये तो कोई फंक्शन ही नहीं है, हटा देना इसे, क्योंकि कुछ कंपाइलर्स ऐसे भी पॉसिबल हैं जहां गेट ch डिफाइंड नहीं है। ठीक, अब लिनक्स एनवायरनमेंट पे अगर वर्क कर रहे हैं, विंडोज पे नहीं लिनक्स पे वर्क कर रहे हैं, तो उस वक्त जो कंपाइलर काम में ले रहे होंगे हो सकता है उनमें गेट ch डिफाइंड ना हो। ठीक, तो उस वक्त इसे हटा देना। पता चलती है यहाँ तक बात? चलिए अब एक काम करते हैं, आज की क्लास में ना हम एक कंप्लीट प्रोग्राम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो आगे डिस्कस कर रहे हैं एक बार टाइप ही कर लेते हैं पूरा, जिसमें हम बस बातें जो अभी तक हमने कही है उसे बस ऐसे बीच बीच में बोलते जाएंगे, बट इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जगह ऑब्जेक्टिव के करस्पॉन्डिंग ही हम डिस्कस करते हैं। ठीक, बाकी कोई भी डाउट हो अभी किसी को भी पूछ सकते हैं, आप पूछें। अच्छा, यहाँ पे आपने जो अभी पूछा है कि void की जगह अगर हम int देते हैं तो यहाँ पे पहली चीज तो मेन फंक्शन के साथ रिटर्न टाइप जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इसमें कंपाइलर का इंटरेक्शन आने वाला है।
तो कंपाइलर अगर अलाउ करता है तो ही दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मेन फंक्शन सबसे पहला फंक्शन है। एक तरीके से उस इंसान की दुनिया खत्म हो जाती है इस मेन फंक्शन के खत्म होती है, इस प्रोग्राम की दुनिया खत्म होती है, और इससे लौट के गई हुई वैल्यू किसके पास जाएगी, कंपाइलर के पास। तो कंपाइलर अगर अलाउड करता है तो ही दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते, पहली चीज। दूसरी चीज ये, अगर आपने इंट मेन प्रोवाइड किया, जैसा इंट सारे कंपाइलर्स पे अलाउ करेगा मेन फंक्शन के लिए, क्योंकि बेटर अप्रोच आ चुकी है। लेकिन आप जल्दी जल्दी में गलती से यहाँ पे वो जो हम कह रहे थे कि इंट दे रहे हो तो लास्ट में क्या लिखना है, रिटर्न जीरो, आप जल्दी जल्दी में अगर ये रिटर्न जीरो लिखना भूल गए बाई चांस, तो कुछ कंपाइलर्स पे ये वार्निंग शो करेगा। वार्निंग क्या, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, कि फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए थी। वार्निंग शो करेगा, एरर नहीं। और आपने ये जो अभी पूछा है वार्निंग की बात आई है अभी, तो एक चीज क्लियर करते हैं, वार्निंग और एरर में डिफरेंस समझना। जैसे नॉर्मल लिटरल सेंस में अगर कहानी की तरह अगर समझा, आप कहीं जा रहे थे, अचानक से कोई आपको कह देता है कि बारिश हुई है, सामने संभल के जाना, वहाँ खड्डे हो सकते हैं, बहुत सारे रोड पे बहुत सारे खड्डे हो सकते हैं, तो संभल के जाना, वो क्या है आपके पास, वार्निंग है, वो एरर नहीं है। जबकि आप कहीं जा रहे थे और अचानक से कोई पुलिस वाला आके कह देता है यहीं पे रुक जाओ, आगे आप जा ही नहीं सकते, बंद कर दिया हमने, वो एरर है। प्रोग्रामिंग में अगर हम समझें तो वार्निंग का मतलब कंपाइलर को कुछ डाउट हो रहा है कि शायद आप कुछ और करना चाहते थे, वो आपने नहीं किया, तो आपको थोड़ा वो बता रहा है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरह, लेकिन आप फिर भी एग्जीक्यूट करना चाहते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। एरर का मतलब कंपाइलर मना कर रहा है कि इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल ही नहीं कर रहा, और कंपाइल नहीं कर रहा तो इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, वो होती है एरर। और यहाँ जो अभी आपने पूछा कि वॉइड मेन की जगह इंट मेन दिया, लेकिन जल्दी जल्दी में वो रिटर्न जीरो अगर हम देना भूल गए, तो इस केस में कंपाइलर अलग अलग कंपनीज के, कुछ कंपाइलर्स वार्निंग शो कर सकते हैं, डेव सी तो वार्निंग भी शो नहीं कर रहा, कुछ भी यहाँ पे हमारे लिए डिफरेंस लेके नहीं आ रहा। आउटपुट की अगर बात करें तो आउटपुट कैसा दिख रहा है, वो अगर देखें वही आउटपुट दिखता है, और जैसे ही कैरेक्टर देते हैं ये रिटर्न वैल्यू कुछ भी रैंडमली कैरेक्टर वैल्यू लेके आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक। हम यहाँ पे अगर कहें, हम अगर रिटर्न स्पेसिफाई कर देते और रिटर्न अगर हम ये 64 दे देते जैसे यहाँ पे, तो भी हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं है। ये मेन फंक्शन से रिटर्न हुई वैल्यू का हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं है, ये वैल्यू तो जिसने प्रोग्राम स्टार्ट किया उसके पास पहुंच रही है, उसके पास कुछ भी पहुंचे हमारे लिए वो डिफरेंस लेके नहीं आता। इसलिए नॉर्मली सी प्रोग्रामिंग के टाइम पे हम वॉइड मेन वाली अप्रोच कंसीडर करते हैं, या बेटर अप्रोच कंसीडर करनी है तो रिटर्न करना चाहिए आपको क्या, जीरो। ये 64 रिटर्न किया तो रिटर्न वैल्यू क्या आ गई, 64। बेटर अप्रोच जो आ चुकी है सी प्लस प्लस के टाइम से, वो है रिटर्न जीरो, जहां पे कंपाइलर के पास अगर रिटर्न होके जीरो पहुंचा तो कंपाइलर को एक तसल्ली मिलती है, एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये प्रोग्राम जो था इसका एग्जीक्यूशन ठीक ठाक चला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फाइनली रिटर्न वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, तो वो सक्सेसफुल को रिप्रेजेंट करता है। रिटर्न कुछ और आया तो वो एक एरर कोड की तरह कंसीडर होता है। जैसे आप कभी नेट पे ब्राउजर पे देख रहे होते हैं तो 404 अगर लिखा हुआ देखा हो, 404 पेज नॉट फाउंड, या 503, इस तरीके की आपने एरर देखे, तो वो अलग अलग एरर मैसेज हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे एरर मैसेज वो डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि ये ब्राउजर नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर पे जो अभी हम देख रहे हैं, कंपाइलर अपने पास एक इंफॉर्मेशन की तरह वो डेटा रखेगा। ठीक, चलिए, तो होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को आइडिया लगा होगा। अब जो हम बात करते हैं, आप इंट मेन वाली अप्रोच रख रहे हैं तो रिटर्न जीरो रख सकते हैं, या फिर वॉइड मेन रखें। अच्छा, वॉइड करते टाइम रिटर्न जीरो तो नहीं करना चाहिए। वो पता लगे कुछ कंपाइलर्स पे ये एरर चेक नहीं कर पाता इस पर्टिकुलर की, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, हमने वॉइड कहा मतलब हम कुछ रिटर्न नहीं करना चाहते, और फिर भी रिटर्न जीरो कह रहे हैं, मतलब जीरो वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने की कोशिश हो रही है। अगर वॉइड देना है, रिटर्न दे सकते हो, वो कैसे, इस तरीके से। और वॉइड में भी आपका रिटर्न देने का अगर मन कर रहे कभी, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। और रिटर्न का सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या है उसे अगर थोड़ा और समझें तो बात ऐसी, जैसे यहाँ पे अगर आपने सपोज इस तरीके से ये प्रोवाइड कर दिया, रिटर्न कर दिया, और यहीं पे आपने एक प्रिंट एफ कर रखा है, ये है मैसेज 1, उसके बाद आपने कर दिया ये रिटर्न, उसके बाद आपने एक और प्रिंट एफ दे रखा है। इस प्रोग्राम को अगर हम करते हैं कंपाइल एंड करते हैं एग्जीक्यूट, तो आउटपुट ध्यान से देखना, मेन फंक्शन पे आता है, मैसेज 1 प्रिंट करता है और उसके बाद रिटर्न, लौट के चला गया, आगे क्या था उसे मतलब ही नहीं है।
तो अगर कभी आपको रिटर्न देने की जरूरत लगे तो इस तरीके से दे सकते हैं। इसमें आउटपुट में क्या आता है, मैसेज 1 लिखा हुआ आ रहा है आउटपुट में। ये जो आउटपुट में आ रहा है यहाँ पे मैसेज 1 लिखा हुआ आता है, और बाकी गेट सी एच के कारण भी नहीं रुका क्योंकि गेट सी एच भी बाद में था, वहां तक पहुंचा ही नहीं है ये। ठीक, तो रिटर्न आपको देना है नहीं देना चॉइस आपकी अपनी। अब जो हम बात करते हैं, एक प्रोग्राम जो हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, उसे ध्यान से देखें। हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर दी। अगर हमें printf scanf चाहिए तो stdio.h, getch चाहिए तो हमने कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड कर दिया, conio.h। अब हम यहाँ पे जो प्रोग्राम प्रोवाइड करना चाहते हैं उस पर फोकस करें। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने की, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना चाहते हैं। एंड होपफुली आप सबको पता है ग्राफिकल ऑपरेशन कहीं पे हो रहे हैं, वहां पे रेडियस हम पूछना चाहते हैं, और रेडियस पॉइंट में भी हो सकती है। तो होपफुली आपको ये पता है कि यहाँ पे हम फ्लोट प्रिफर करना चाहेंगे। आर ले लिया रेडियस के लिए, एरिया ले लिया हमने वो एरिया कैलकुलेट करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, यूजर के सामने मैसेज देते हैं एंटर रेडियस। अच्छा एक चीज और ये क्लियर रखना, ये मैसेज देना कंपलसरी नहीं है, बट बेटर अप्रोच रहती है यूजर को वैल्यू देनी है तो उसके सामने मैसेज लिखा हुआ आ जाए कि क्या वैल्यू उसे देनी है। एंटर रेडियस दें, एंटर रेडियस फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ सर्किल, ऐसा देते हैं। जो भी आपको मैसेज बेटर लगे वैसा दे सकते हैं ना, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये मना नहीं करेगा ऐसा भी लिखने पे कि अगर आप दे देते हैं रेडियस दे दो, मना नहीं करेगा, ये चीज क्लियर रखना है ना। बस मैसेज देना एक बेटर अप्रोच हो सकती है। आप प्रोग्राम जो क्रिएट कर रहे हैं यूजर फ्रेंडली रहे तो बेटर रहेगा, आपकी चॉइस है आप मैसेज कैसे देना चाहते हैं। स्कैनफ हम दे रहे हैं वैल्यू रीड करने के लिए, और कितनी वैल्यू रीड करनी है, केवल एक रेडियस के लिए, और वो भी कैसी, फ्लोटिंग वैल्यू रीड करनी है। तो फॉर्मेट स्पेसिफाइड दिया %f, साथ में प्रोवाइड किया एड्रेस किसका, जिसमें वो वैल्यू लेके जानी है उस वेरिएबल का एड्रेस, जैसे आर का एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। वेरिएबल का नाम दिया है एरिया, उसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें असाइन कर रहे हैं। क्या असाइन कर रहे हैं, 3.14 होती है पाई की वैल्यू, मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर। आर स्क्वायर करने का मतलब क्या है, आर इंटू आर। तो 3.14 इंटू आर हमने ऐसा प्रोवाइड किया। फाइनली इस रिजल्ट को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट एफ प्रोवाइड कर दिया। और मैसेज कैसा देना चाहते हैं वो चॉइस आपकी अपनी है। हमें वहां फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट करनी है इस एरिया वेरिएबल की, तो %f तो देंगे ही देंगे। अब आपकी चॉइस है आप मैसेज कैसा देना चाहते हैं। जैसे मैसेज दे दिया एरिया इक्वल, तो ये चीज एज इट इज लिखी हुई आ जाएगी। ये जो हमने प्रोवाइड किया, अगर एरिया इक्वल तो ये एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा, %f की जगह आ जाएगी वो वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट की है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम करते हैं अगर कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। रेडियस अगर हमने प्रोवाइड कर दी जैसे यहाँ पे 10, तो 10 रेडियस का जो हमारे पास एरिया आता है वो क्या आ रहा है, 314। और ये %f से जब भी हम वैल्यू प्रिंट करेंगे वो बाय डिफॉल्ट, मतलब अपने आप ही जो वर्किंग डिफाइंड है, पॉइंट के बाद 6 प्लेसेस तक प्रिंट करेगा। पॉइंट के बाद 6 प्लेसेस तक प्रिंट करेगा। अगर हमने यहीं इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम रेडियस दी होती सपोज 25, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। भले ही वो 5 आ गया था एक, तो रिमेनिंग बाकी कितनी जीरो की जरूरत है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल पॉइंट के बाद 6 प्लेसेस तक ये प्रिंट करना चाहता है। ठीक है, यहाँ तक बात। कम या ज्यादा कर सकते हैं बिल्कुल, वो आगे देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये पता चल रही है यहाँ तक बात। और अगर यहाँ तक की बात का आपको आइडिया लगा तो होपफुली आप इस चीज को भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम एवरेज कैलकुलेट करना चाहते तो हमने भले ही 2 इंटीजर वेरिएबल का एवरेज कैलकुलेट करना चाहा अगर, तो भी एवरेज हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू आ सकती है। तो हमने वेरिएबल लिया ये सी, फ्लोट टाइप का। वैल्यू जो हम रीड करना चाहते हैं हमने उसके लिए मैसेज दिया जैसे एंटर टू वैल्यूज, और वैल्यू रीड कर लिया हमने %d की हेल्प से। रीजन इंटीजर वेरिएबल में अगर रीड कर रहे हैं तो हम नॉर्मली जब तक हमें स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं लगती तब तक हम इंटीजर में प्रेफर करना चाहेंगे। बाकी तो आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, आप क्या करना चाहते हैं उस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि आपको क्या जरूरत है। और यहाँ पे हम बात करते हैं अगर हमने दिया c इक्वल a प्लस बी डिवाइड बाई 2.0, तो इस केस में हमारे पास c के लिए वो वैल्यू आ जाएगी जो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। एवरेज हम प्रिंट करते हैं किस वेरिएबल से, उस c नेम के वेरिएबल से ये वैल्यू हम प्रिंट कर लेते हैं।
इस प्रोग्राम को ध्यान से देख लें, हमने फ्लो चार्ट में ऑलरेडी इसे डिस्कस किया था। 2.0 की बात हम नो डाउट नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर हमने कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट किया तो ये वर्क करता है। जैसे हमने 5 एंड 6 अगर प्रोवाइड किया तो इनका एवरेज आ गया 5.5। और अगर हमें ये पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक ही चाहिए तो परसेंट और एफ के बीच में 0.2 लिख दिया, तो ये आउटपुट कैसा दे रहा है, 5 और 6 देने पे 5.50। पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस तक चाहिए अगर हम वो स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे परसेंट और एफ के बीच में दे सकते हैं। वो